हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली डाउसी ने वांग पिंग पर हमला कर दिया था और अपने बेटे को बचाने के लिए वांग लिंग फिर से लास्ट मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है, जहां वांग लिंग ली डाउसी से कह रहा था कि अभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मेरे बेटे को चांद से मारने की कोशिश की है, अब तुम यहाँ से किसी भी हाल में नहीं जा सकते। ये कहती वांग लिंग और ली डाउसी की जबरदस्त फाइट होने शुरू हो गई थी, जहाँ ली डाउसी को अंदाजा हो गया था कि वांग लिंग की कमजोरी उसका बेटा वांग पिंग है। वो वांग पिंग को बताना शुरू कर चुका कि तुम्हारी ये फिजिकल बॉडी तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी सोल को यहाँ जबरदस्ती रखा गया है, यानी कि तुम बहुत अरसे पहले ही मर चुके हो। इसी राज को फाश करने के लिए वो वांग पिंग के सोल सी के अंदर झांक कर देखता है, जहाँ उसे निर्वाणा स्टेज की 2 गोल्डन सोड एनर्जीज दिखाई थी, जो देखकर तो वो पूरी तरीके से घबरा चुका था। डर के मारे वो वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वो अपने मन में कह रहा था कि ये आदमी तो पूरी तरीके से पागल है। वांग लिंग ने भी ली डाउसी की हालत खराब कर दी थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एक इमोशनल सीन के साथ वांग पिंग की मौत हो गई, जिसके बगैर तो उसकी बीवी भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वांग लिंग उन दोनों की सोल्स को अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर रख लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांग लिंग को यहाँ पर कार्मा डोमेन भी मिल चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ प्लेनेट रानियन के बाहर से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली डाउसी अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो भागते भागते अपने मन में कह रहा था कि एक बार मैं थंडर सेलेस्टियल हॉल पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं बच सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ वांग लिंग भी अपने 2 थंडर बीस्ट के साथ स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए ली डाउसी का पीछा कर रहा था, जहाँ पर वांग लिंग कहता है कि तुम बचकर नहीं जा सकते। ये कहती वांग लिंग ने अपने 7 सोर्ड्स को फुर्सत से ली डाउसी पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज दिया, जिन्हें ली डाउसी डॉज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब तक ली डाउसी समझ पाता तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो कोई अटैक नहीं बल्कि 7 सोर्ड गोल्डन फॉर्मेशन था। ये गोल्डन स्टार फॉर्मेशन ली डाउसी को अपनी जगह पर ट्रैप कर देता है। ली डाउसी भी वांग लिंग की तरफ देखने लगा, जिसके बाजू में उसी का थंडर बीस्ट खड़ा है, जिसे देखकर तो ली डाउसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने बीस्ट, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ जाने की। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो वांग लिंग से बात करते हुए कहता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी, क्यों ना तुम मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर दूसरी तरफ वांग लिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कहते हुए वांग लिंग ने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो उसके अंदर से खतरनाक बीज को बाहर की तरफ समन कर लेता है। साथ ही सर वांग लिंग की डिवाइन सोल भी बाहर की तरफ आ चुकी थी और पीछे की तरफ निर्वाणा क्लेंसिंग स्टेज की सोड एनर्जी तो थी ही, जिन्हें देखकर तो ली डाउसी काफी ज्यादा घबरा गया था और वो वांग लिंग से कहने लगा कि मैं थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर हूँ। तुम जानते हो ना कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत की तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन वांग लिंग को तो दूसरी तरफ किसी से डर नहीं लगता। वो कहता है कि जाओ हमला करो। जो सुनकर वांग लिंग के 1 बिलियन सोल फ्लैग से 4 सोल और दूसरी तरफ वांग लिंग का बीस्ट और साथ ही सर वांग लिंग की डिवाइन सोल सब एक साथ यहाँ ली डाउसी पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले। ली डाउसी भी ये देखकर फौरन से अपने थंडर व्हील आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकाल लेता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसकी वजह से ली डाउसी की बॉडी के आसपास कई सारे शील्ड्स आ चुके थे, जिन्हें 1 बिलियन सोल फ्लैग की 4 सोल और वांग लिंग की डिवाइन सोल धीरे धीरे करके क्रैक करती जा रही है। ये थंडर व्हील शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। वांग लिंग भी ये सब देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि इस आदमी की प्राइमल फोर्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, जिस वजह से अब इसे जान से मारना मेरे लिए बच्चों का खेल है। लेकिन अगर मैंने इसे जान से मार डाला तो मुझे अफसोस इस बात का होगा कि मैंने इल्यूजरी ये लेवल की फिजिकल बॉडी को इस तरह से जाया कर दिया। जो सोचते वांग लिंग ने 1 बिलियन सोल फ्लैग के 4 सोल को वापस से खींच लिया। साथ ही सर वो अपने दोनों थंडर बीस्ट को यहाँ ली डाउसी को घेरने के लिए भेज देता है। ली डाउसी देख रहा था कि उसके थंडर व्हील के तीनों तरफ खतरनाक बीस्ट है और एक तरफ है वांग लिंग की डिवाइन बॉडी, उसके बचने का कोई चांस नहीं। तभी अचानक उसे वांग लिंग की आवाज सुनाई थी, जो कि ली डाउसी से कह रहा था कि अपने थंडर व्हील को हटा दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ली डाउसी तो पहले इतने खतरनाक बीस्ट और वांग लिंग की डिवाइन फिगर को देखकर पहले ही घबराया हुआ था, उसके पसीने छूट रहे थे। वांग लिंग की ये बात सुनती वो फौरन से अपने थंडर व्हील को हटा देता है। साथ ही साथ ली डाउसी वांग लिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा कि ज़ूमू, तुम्हारी और मेरे बीच कोई भी जानी दुश्मनी नहीं, तो आखिर हम बिला वजह लड़ क्यों रहे हैं और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते ही वांग लिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ली डाउसी की सोल पर एक सोल मार्क बनाना शुरू कर देता है, जिससे महसूस करके ली डाउसी भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक रिस्ट्रिक्शन बैंड है, जिसे सिर्फ गुलामों की सोल पर लगाया जाता है। इसका मतलब कि वांग लिंग चाहता है कि मैं उसे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करूं और उसका गुलाम बन जाऊं और वांग लिंग के सामने झुक जाऊं। दूसरी तरफ वांग लिंग भी ली डाउसी की सोल को देखने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि इसकी थंडर फोर्स बहुत ही ज्यादा प्योर है, इसकी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मैं एक बहुत ही ताकतवर सेलेस्टियल गार्ड बना सकता हूँ। ये सब कहने के बाद वांग लिंग अपनी सोर्ड फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करके ली डाउसी से कहने लगा कि चलो मेरे पीछे आओ। ली डाउसी को चारों तरफ से वांग लिंग के खतरनाक बीस्ट, सोड एनर्जी और
साथ ही साथ वांगलिंग की पपेट ने गिर रखा है। वो जानते रहे कि अगर वो वांगलिंग की बात नहीं मानेगा तो वैसे भी मरेगा, इसलिए हम देखते हैं कि वो वांगलिंग के पीछे रवाना हो गया और वांगलिंग के स्टार कंपास पर ये दोनों सवार होते हुए एक सुनसान खाली पड़े प्लेनेट के माउंटेन्स में आ जाते हैं, जहाँ एक गुफा में इंटर होने के बाद सामने की तरफ वांगलिंग था, सेंटर में ली डाउसी और पीछे की तरफ वांगलिंग का सेलेस्टियल पपेट और उसके 2 थंडर बीस्ट थे। यानी कि ली डाउसी यहाँ से स्किप नहीं कर सकता। वांगलिंग सामने की तरफ बैठ गया था, जिसे देखते हुए ली डाउसी सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने गुलाम बनाना चाहते हो? मैं समझ चुका हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करूँ और मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब एक बार तुम अपना स्लीव मार्क मेरी बॉडी पर लगा दो उसके बाद तुम मुझे आजाद कर दो। जो सुनकर तो वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि स्लीव मार्क, अच्छा तो इससे ये लगता है, चलो ये तो अच्छा ही है। ये सोचते ही वांगलिंग ली डाउसी से कहने लगा कि ठीक है मुझे मंजूर है। जो सुनकर ली डाउसी वांगलिंग से कहने लगा कि अपनी बात को हर हाल में पूरा करना, अगर तुमने अपनी बात पूरी ना की तो मैं अपने सारे बच्चे कुछ लाइफ एसेंस और सोल को जलाकर अपने थंडर सेलेस्टियल हाल की सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करूंगा, जिसके साथ मैं तो मरूंगा लेकिन साथ ही साथ तुम्हें भी ले मरूंगा। वांगलिंग को तो उसकी धमकियों से डर नहीं लगता, बल्कि वो फौरन से ली डाउसी के पैरों के नीचे यहाँ फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखते हुए ली डाउसी अपने मन में कह रहा था कि ये एक बहुत ही अजीब स्लीव मार्क मेथड है, लेकिन ये चाहे जितना मर्जी अजीब स्लीव मार्क मेथड क्यों ना हो, जैसे ही मेरी थोड़ी बहुत प्राइमल फोर्स एनर्जी रिस्टोर होगी मैं आसानी के साथ इस स्लीव मार्क को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद थंडर सेलेस्टियल हाल चला जाऊंगा, जहां पहुंचने के बाद ये बात तो कंफर्म है कि इसकी मौत बहुत ही बदतर होगी, इवन कि इसे तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। ली डाउसी अभी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक सामने की तरफ मौजूद वांगलिंग ने अपने थंडर व्हीप का इस्तेमाल करते हुए ली डाउसी पर हमला कर दिया, जिस अटैक के कारण ली डाउसी की सोल उसकी फिजिकल बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है। ये देखकर तो ली डाउसी भी हैरान हो गया था कि इस लड़के के पास ऐसा स्पिरिचुअल ट्रेजर है जो कि सीधा सीधा ओरिजिन सोल को हिट करता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग पर गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ूमू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि जरा कुछ नहीं, मैंने बस सिर्फ तुम्हारी ओरिजिन सोल को तुम्हारी फिजिकल बॉडी से कुछ देर के लिए बाहर निकाल लिया ताकि मैं तुम्हारी बॉडी पर लगाए हुए रिस्ट्रिक्शन बैंड को और जरा ताकतवर और फुल प्रूफ बना सकूं। लेकिन ये सुनकर ली डाउसी गुस्सा होते हुए कहता है कि सिर्फ एक मामूली से स्लीव मार्क को बनाने के लिए तुम्हें मेरी ओरिजिन सोल को फिजिकल बॉडी से निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी फिजिकल बॉडी को एक पपेट में रिफाइन कर दोगे? जो सुनकर तो वांगलिंग भी खामोश हो गया था। ली डाउसी को भी अब समझ आ गई थी और वो अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ जंप करते हुए भागने लगा और वो कहता है कि मेरी फिजिकल बॉडी मुझे वापस करो। लेकिन वांगलिंग के होते हुए ऐसे कैसे होगा? हम देखते हैं कि ली डाउसी की सोल को यहाँ थंडर के झटके लगना शुरू हो जाते हैं और सोल फॉर्म में तो वो काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए हम देखते हैं कि इन झटकों की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने सेलेस्टियल गार्ड को रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसमें पूरे 10 दिन गुजर गए थे। 10 दिन बाद आखिरकार वांगलिंग ली डाउसी की फिजिकल बॉडी को अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट में कन्वर्ट कर ही देता है, जहाँ इस बार वांगलिंग ने एक ब्रोंज लेवल का सेलेस्टियल गार्ड नहीं बनाया था, बल्कि इस बार वांगलिंग का जो सेलेस्टियल गार्ड बनाया वो एक सिल्वर ग्रेड का सेलेस्टियल गार्ड है। थोड़ी देर बाद यहाँ ली डाउसी की सोल भी होश में आ गई थी, जो कि अपनी फिजिकल बॉडी को पपेट में कन्वर्ट होता हुआ देखकर वांगलिंग से कहता है कि ज़ूमू तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ चालाकी की है। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि बेवकूफ तुम थे, जो कि खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहा था। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी पर स्लीव मार्क लगाने वाला हूँ, मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये सुनकर ली डाउसी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, बेशक ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जब तक मेरी ओरिजिन सोल इस बात के लिए एग्री नहीं होती तुम मेरी फिजिकल बॉडी के पपेट को भी कमांड नहीं कर पाओगे। मेरी फिजिकल बॉडी के पपेट को कमांड करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बदले में तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? मेरी सोल को शटर करके मुझे पूरी तरीके से खत्म ही कर दोगे ना? तो गुलाम बनने से तो यही ज्यादा बेहतर है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ वांगलिंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं चाहता हूँ कि 3000 साल तक तुम मेरे सेलेस्टियल गार्ड पपेट बनकर रहो। 3000 साल पूरी होने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी ओरिजिन सोल को यहीं पर खत्म करके तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये कहती वांगलिंग अपनी सोड एनर्जी को उसके सर पर ले आया था, जिसे देखकर ली डाउसी घबराते हुए कहता है कि ये सोड एनर्जी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इवन कि मैं अपनी अगर पूरी सोल को भी जलाकर अपने सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल करूं तब भी इस बात की गारंटी नहीं कि ये आदमी मरेगा और मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद ली डाउसी यहाँ पर वांगलिंग के पहले सोल पपेट की तरफ देखता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा था कि ये सोल पपेट मुझसे बहुत ज्यादा पुराना है और इसकी प्रेजेंस बहुत ही टेरिफाइंग है, जिसको देखकर मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि ये सेलेस्टियल गार्ड पपेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और मेरी फिजिकल बॉडी का पपेट तो यहाँ इस पुराने सेलेस्टियल गार्ड पपेट से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब कि मेरी ये फिजिकल बॉडी एक पपेट बनकर 3000 साल तक तो आसानी के साथ सर्वाइव कर लेगी और इन 3000 सालों में मैं मरूंगा नहीं। ये सब सोचने के बाद ली डाउसी आखिरकार वांगलिंग की डील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर वांगलिंग अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट और साथ ही साथ अपने पुराने पपेट को वापस अपने पास
पास रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने ली डाउजी के थंडर बीस्ट के यहाँ थोड़ा सा खून निकाल लिया था, जिसे वो ली डाउजी के फिजिकल बॉडी के अंदर डालने लगा। साथ ही साथ वो ली डाउजी के ओरिजिन सोल का भी इस्तेमाल कर रहा था। इन तीनों के अंदर सेम तरह की थंडर फोर्स थी, जिसकी वजह से ये सेलेस्टियल गार्ड पपेट काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और ली डाउजी भी दूसरी तरफ पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं अगर अच्छे से कोऑपरेट करूंगा तो ये सेलेस्टियल गार्ड पपेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो कि मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि ये सेलेस्टियल गार्ड पपेट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही मेरी ओरिजिन सोल महफूज रहेगी। यहाँ हम देखते हैं कि सेलेस्टियल गार्ड रिफाइनिंग प्रोसेस में पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। जिन 6 महीनों में अचानक से हम देखते हैं कि ली डाउजी के ओरिजिन सोल में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वांगलिंग का सेलेस्टियल गार्ड पपेट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी बॉडी से अजीब तरह की एनर्जी अनलीश हो रही थी, जो देखकर वांगलिंग कहता है कि अच्छा नहीं हुआ। वो ये सारा प्रोसेस दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखते ही देखते ली डाउजी के ओरिजिन सोल के अंदर क्रैक्स और ज्यादा बढ़ गए और अचानक से उसकी बॉडी ब्लास्ट कर गई और उसकी सोल यहीं पर खत्म हो जाती है। वांगलिंग का थंडर बीस्ट भी इसी प्रेशर के कारण पीछे की तरफ धकेला जा रहा था, लेकिन वांगलिंग दूसरी तरफ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे फिर से अपने स्टोरेज बैग के अंदर रख लेता है। पीछे की तरफ बचे हुए सेलेस्टियल गार्ड पपेट की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक गोल्डन एनर्जी अनलीश होते हुए यहाँ पहाड़ को चीरकर सीधा जाकर आसमान से टकराने लगी, जहाँ थोड़ी देर बाद आखिरकार सब कुछ शांत हो चुका था। वांगलिंग उस सेलेस्टियल गार्ड पपेट को देखते हुए कहता है कि ये प्रोसेस फेल हो गया, इसी वजह से क्योंकि ली डाउजी की ओरिजिन सोल पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो एग्जॉस्ट होकर मारी गई। और बिना ओरिजिन के, जैसा कि ली डाउजी ने कहा था, इस सेलेस्टियल गार्ड पपेट को ऑर्डर्स देना और इससे कोई भी काम करवाना आसान काम नहीं होगा, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस तरह वांगलिंग आखिर डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल कैसे करवाएगा? वांगलिंग ये सब सोचते हुए खड़े होकर कहता है, इसका मतलब कि इल्यूजन फिजिकल बॉडी और थंडर बीस्ट के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं सिर्फ एक मिड ग्रेड के सेलेस्टियल गार्ड को ही रिफाइन करने में कामयाब हो पाया हूँ। वांगलिंग को अब समझ आ गया था कि एक हाई ग्रेड के सेलेस्टियल गार्ड को रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, सिर्फ थोड़ा सा ही चांस होता है सक्सेस होने के। लेकिन फिर भी यहाँ तक आने का सारा ट्रिप फजूल नहीं गया, क्योंकि वांगलिंग को एक सिल्वर ग्रेड का सेलेस्टियल गार्ड पपेट फिजिकल बॉडी मिल चुकी है, जिसमें बेशक ओरिजिन सोल नहीं, लेकिन वांगलिंग अपनी ओरिजिन सोल को कभी कभी उसके अंदर डालकर उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक्स कर सकता है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, जब से एंशिएंट थंडर ड्रैगन वांगलिंग के ओरिजिन सोल के अंदर आया है, तब से वांगलिंग अपनी ओरिजिन सोल को फिजिकल बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा। इसलिए वांगलिंग जब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लेता, तब तक वांगलिंग इस सिल्वर ग्रेड के सेलेस्टियल गार्ड पपेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए वांगलिंग उसे अपने स्टोरेज बैग के अंदर स्टोर करके रख लेता है। साथ ही साथ चूंकि ली डाउजी मर चुका था, तो वांगलिंग को ली डाउजी का स्टोरेज बैग भी मिल चुका है, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रेजर्स थी। लेकिन वांगलिंग की नजर वहां पर मौजूद थंडर सेलेस्टियल हॉल की डिग्री पर पड़ जाती है, जिसे वांगलिंग हाथ नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसके आसपास एक पावरफुल थंडर बैरियर लगा हुआ था। वांगलिंग भी ये देखकर अपनी ओरिजिन सोल को एंशिएंट थंडर ड्रैगन में कन्वर्ट करते हुए उस थंडर बैरियर के पार जाते हुए फिर से थंडर सेलेस्टियल हॉल की डिग्री के अंदर पहुंच गया, जहां पर वांगलिंग को थंडर सेलेस्टियल हॉल के 2 सीक्रेट आर्ट टेक्निक्स मिले। एक तो कैलिड्रॉन ट्रांसफॉर्म हेवन एंड अर्थ, जो टेक्निक किसी की भी डाउ या फिर रेल्म को एक कैलिड्रॉन का फॉर्म देते हुए अटैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। और वो कैलिड्रॉन अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है, जो कि पहले ही वांगलिंग एक बार देख चुका है। लेकिन अफसोस तो ये था कि इस आर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए प्राइमल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि वांगलिंग के पास थी ही नहीं। जब तक वांगलिंग इल्यूजन रेल्म में नहीं पहुंच जाता, तब तक वांगलिंग प्राइमल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए फिलहाल के लिए वांगलिंग उस टेक्निक को साइड पर कर देता है, जिसके बाद वांगलिंग अपने सामने मौजूद सेकंड आर्ट की तरफ देखने लगा, जिसे थंडर प्राइमल आर्ट कहते हैं। जिस आर्ट को पढ़कर वांगलिंग को समझ आ गया था कि इस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए 9 हेवन की थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब करके थंडर प्राइमल फोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इल्यूजनरी यिन रेल्म या फिर उससे आगे कॉर्पोरल यांग रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए हम इसी प्राइमल फोर्स की जरूरत पड़ती है। वांगलिंग तो ये जानकर काफी ज्यादा खुश था कि वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए थंडर फोर्स को प्राइमल फोर्स में कन्वर्ट कर सकता है, ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टिवेशन कर सके। इस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग आसानी के साथ सेकंड स्टेप कल्टिवेशन में पहुंचेगा। पहले वांगलिंग को जितना समय लगने वाला था, अब उसका आधा समय लगेगा। इसलिए वांगलिंग एक्साइटेड होते हुए कह रहा था, ये थंडर प्राइमल आर्ट तो काफी ज्यादा काम की और खतरनाक है, क्योंकि इस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए मेरी प्राइमल फोर्स के अंदर थंडर एबिलिटी होगी, जो कि मुझे और ज्यादा खतरनाक बना देगी। अब मुझे समझ आ गया कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर थंडर सेलेस्टियल हॉल के मैसेंजर और बाकी सारे कल्टिवेटर से इतने लोग डरते क्यों है। ये सब सोचने के बाद वांगलिंग ली डाउजी का थंडर सेलेस्टियल हॉल टोकन भी बाहर की तरफ निकाल चुका, जिसे देखकर वांगलिंग खुश होते
हुए कह रहा था कि अब तो मेरे पास ली डाउसी का थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर टोकन भी है, यानी कि अगर फ्यूचर में मेरा कभी किसी असली थंडर सेलेस्टियल हाल के मैसेंजर से भी सामना हो जाए तो उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाएगा कि मैं एक असली थंडर सेलेस्टियल हाल मैसेंजर हूँ या फिर नकली। जो कहने के बाद वांगलिंग वो टोकन अपने पास रख लेता है। इसके बाद वांगलिंग उस स्टोरेज बैग के अंदर मौजूद सेलेस्टियल जेड्स को बाहर की तरफ समन करने लगा, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। इससे वांगलिंग को समझ आ जाता है कि सेलेस्टियल थंडर हाल के मैसेंजर कितने ज्यादा अमीर होते हैं। उनके पास तो सेलेस्टियल जेड्स की कोई भी कमी नहीं। अब इन सेलेस्टियल जेड्स का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करूंगा और पहुंच जाऊंगा लेट असेंडेंट स्टेज की पीक पर। जो सोचती वांगलिंग अपना हाथ जमीन पर मारते हुए फौरन से उन सेलेस्टियल जेड्स को तोड़ते हुए उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपनी कल्टिवेशन शुरू कर चुका है। इसी तरह कल्टिवेशन करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं, जहां 6 महीनों बाद अचानक से वांगलिंग की बॉडी से खतरनाक एनर्जी वेव अनलीश हुई, यानी कि वांगलिंग का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। जिसके बाद वांगलिंग खड़े होते हुए धीरे धीरे केव से बाहर की तरफ आने लगा। वांगलिंग की बॉडी से काफी खतरनाक थंडर एनर्जी अनलीश हो रही थी और हम देख पाते हैं कि वांगलिंग अपने असेंडेंट स्टेज के लेट पीक पर पहुंच चुका है, जहां वांगलिंग कहता है चूंकि मेरी कल्टिवेशन इंप्रूव हो चुकी है तो वक्त आ चुका है कि मैं उस मून गेजर सरपेंट के मिस्ट्री को एक बार फिर से समझने की कोशिश करूं, क्योंकि वहां पर मौजूद गोल्डन फ्लेम और वेन्स मेरे हेवन डिफाइंग बीट की कंप्लीटेशन के लिए जरूरी है। मैं जानता हूं कि वो गोल्डन फ्लेम और वेन्स बेशक उस मून गेजर सरपेंट के बोन्स है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से वो हासिल करना चाहता हूँ। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता होगा कि यूनसिया प्लेनेट असल में एक मून सरपेंट है, लेकिन मैं तो इस बात को जानता हूँ और उसके बोन्स को एक्सट्रैक्ट करते वक्त अगर गलती से वो मून गेजर सरपेंट जाग गया फिर तो मेरी जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। ये सब सोचती वांगलिंग फौरन अपने पास से एक मैप बाहर निकाल लेता है, जिस मैप पर वांगलिंग ने अलग अलग प्लान्स को मार्क करके रखा हुआ है। वांगलिंग कह रहा था कि उस मून गेजर सरपेंट को बेहोश करने या फिर डीप स्लीप में बेचने के लिए मुझे कई सारे एसेंशियल फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी। इतने बड़े मून गेजर सरपेंट को कुछ देर के लिए पैरालाइज करने के लिए वांगलिंग को जितने ज्यादा एसेंशियल फ्रूट्स की जरूरत थी उतने तो वांगलिंग के पास हो नहीं सकते। इसलिए वांगलिंग 1000 इल्यूजनरी प्लेनेट आ जाता है, जहां पर हुआन फैमिली मौजूद थी। जहां आते साथ ही वांगलिंग का प्रेशर पूरे के पूरे हुआन फैमिली पर पड़ने लगा और हुआन फैमिली का ग्रेट एल्डर जो कि अब हुआन फैमिली का लीडर बन चुका है वो फन से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जहां वो इस एनर्जी और प्रेशर को पहचानता था। इसलिए वो बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर थंडर सेलेस्टियल हाल के मैसेंजर को हमारी द्वारा याद कैसे आ गई। अगर आप पहले बता देते तो हम आपको वेलकम करने के लिए थोड़े इंतजाम कर देते। हमने इस तरह से आपको निराश किया है, प्लीज हमारी हुआन फैमिली के एल्डर्स को माफ कर दीजिएगा। जो सुनकर वांगलिंग यहाँ पर सवाल करते हुए पूछता है कि हुआन क्लैन का जो भी लीडर है वो सामने आ जाए। जो बात सुनकर तो वो ग्रेट एल्डर वांगलिंग को पहचान गया था कि ये तो वही आदमी है जिसने हुआन किंग को जान से मारा था और वो फौरन से उड़ते हुए यहाँ वांगलिंग के सामने आकर कहता है कि अब मैं हूँ हुआन क्लैन का मास्टर, मेरा नाम है हुआन फेंगशेंग, अब मैं हुआन फैमिली को लीड करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर हमारी किसी बात से आपको गुस्सा आया हो। हुआन फेंगशेंग तो अपने सामने वांगलिंग को देखकर अपने मन ही मन में घबरा रहा था, जहाँ वो अपने मन में कह रहा था कि कहीं ये पुराना हिसाब चुकता करने के लिए वापस तो नहीं आ गया। लेकिन वांगलिंग दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं हुआन क्लैन के एसेंशियल फ्रूट्स को लेकर जा सकूं। एसेंशियल फ्रूट्स की जरूरत तो इन लोगों को भी थी, क्योंकि एक एल्डर सामने की तरफ आते हुए कहता है कि सेलेस्टियल थंडर हाल ने हमें 100 साल दिए थे एक लेवल के एसेंशियल फ्रूट्स हासिल करने के लिए, जिन एसेंशियल फ्रूट्स को अगर हमने 100 साल में पूरा कर लिया तो हमारा हुआन क्लैन थंडर सेलेस्टियल हाल के साथ जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन चूंकि हुआन क्लैन थंडर सेलेस्टियल हाल के 100 साल पूरे होने के बावजूद भी उन एसेंशियल फ्रूट्स की कोटा को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए ये एल्डर घबरा रहा था। हुआन फेंगशेंग तो उसे गुस्से के साथ घूर कर देखता है, जिस पर वो एल्डर खामोश होकर पीछे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ हुआन फेंगशेंग भी यहाँ वांगलिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, जो हम थंडर सेलेस्टियल हाल के कोटा को 100 सालों में पूरा नहीं कर पाए और इसलिए हम आपको ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, पर फिर भी हमने जितने एसेंशियल फ्रूट्स हासिल किए हैं वो हम आपको दे देंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि पास में हमसे जो गलतियां हुई है आप उन गलतियों को माफ करके हम पर रहम दिखाए। वांगलिंग को अब सब कुछ समझ आने लगा था कि कैसे थंडर सेलेस्टियल हाल वाले यहाँ पर मुझे सारे क्लैंस को एक तरह का कोटा प्रोवाइड करते हैं, जिस कोटा को अगर उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया 100 साल के अंदर तो उन एसेंशियल फ्रूट्स के बदले उन्हें थंडर सेलेस्टियल हाल में एंट्री मिल जाएगी। पर यहाँ पर चूंकि हुआन फेंगशेंग ने वैसे एसेंशियल फ्रूट्स यहाँ वांगलिंग के सामने पेश कर दिए थे सिर्फ पुरानी दुश्मनी को बुलाने के लिए, इसलिए वांगलिंग भी तैयार हो गया। वांगलिंग उन सारे एसेंशियल फ्रूट्स को इकट्ठा करते हुए अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है, जिसके बाद वांगलिंग अपने थंडर बीस्ट पर सवार होते हुए वहां से रवाना हो गया। रास्ते में जाते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि थंडर सेलेस्टियल हाल के मैसेंजर का टाइटल यूज करना काफी सारा बेनिफिशियल है। इस आइडेंटिटी के साथ अल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और चूंकि वांगलिंग को और भी सारे एसेंशियल फ्रूट चाहिए थे, इसलिए हम देखते हैं कि इसके बाद वो कियान फैमिली चला जाता है, जहाँ कियान क्यूसी अपने एल्डर्स के साथ वांगलिंग को वेलकम करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। ये सभी वांगलिंग को दिखते ही फौरन से उसे रिस्पेक्ट पेश करते हुए थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर कहकर पुकारने लगे। दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपने सामने कियान क्यूसी को देखकर कहते हैं कि कियान क्यूसी हमें मिले काफी अरसा हो गया। दूसरी तरफ
क्यान क्यूजी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए पिछली बार की गलतफहमी के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा था मैंने एसेंशियल फ्रूट्स को आपके लिए गिफ्ट के तौर पर तैयार कर दिया है। हमारी क्यान फैमिली थंडर सेलेस्टियल हाल से कोई भी दुश्मनी नहीं चाहती, सिर्फ पुरानी गलतफहमियों को बुलाने के लिए। हमारी क्यान फैमिली ये सारे के सारे एसेंशियल फ्रूट्स आपको गिफ्ट के तौर पर देने के लिए तैयार है। इतने सारे एसेंशियल फ्रूट्स को अपने सामने देखकर वांग लिंग भी मन ही मन में खुश हो गया था और साथ ही सर वो अपने मन में कहने लगा कि क्यान फैमिली वाले लोगों को तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि मैं यहाँ पर क्या लेने के लिए आ रहा हूँ और ये लोग पहले से ही तैयार थे। ये बुढ़ाऊ क्यान क्यूजी एक चालाक लोमड़ी है जो सब सोचते हुए वांग लिंग उन सारे के सारे एसेंशियल फ्रूट्स को भी अपने स्टोरेज बैग के अंदर रखने वाला था कि तभी अचानक क्यान क्यूजी कहता है कि प्लीज रुक जाइए। एसेंशियल फ्रूट्स लेने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार प्लीज हमें अपना सेलेस्टियल थंडर हाल टोकन दिखा दे। मेरे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश कर रहे थे उस महान टोकन को देखने के लिए, हमें सिर्फ उसकी एक झलक देखनी है। ये कहते हुए क्यान क्यूजी असल में वांग लिंग को फंसाना चाहता था। वो देखना चाहता था कि वांग लिंग के पास थंडर सेलेस्टियल हाल के मैसेंजर का टोकन है भी या नहीं, क्योंकि अगर वांग लिंग के पास टोकन हुआ तो वो असली मैसेंजर होगा, अगर वांग लिंग के पास टोकन नहीं हुआ तो वो नकली मैसेंजर होगा और क्यान क्यूजी अपने एल्डर्स के साथ मिलकर फौरन से वांग लिंग पर हमला करते उसे जान से मार डालेगा, क्योंकि फिर उसे थंडर सेलेस्टियल हाल की दुश्मनी का डर नहीं रहेगा। जो सुनकर तो वांग लिंग को भी गुस्सा रहा था। वो यहाँ पर अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहता है कि क्या सीनियर को मुझ पर शक है, जिस पर क्यान क्यूजी कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हम सब लोग ही जानते हैं कि थंडर सेलेस्टियल हाल के टोटल 99 मैसेंजर्स है। मैं आप पर शक करने की गलती कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस सिर्फ एक बार टोकन देखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी एक ख्वाहिश थी। जो सुनकर वांग लिंग भी तैयार हो गया और वो ली डाउसी के थंडर सेलेस्टियल हाल टोकन को बाहर की तरफ निकाल कर इन्हें दिखा देता है, जिसे देखकर तो सब लोगों की आंखें पटी की पटी रह गई। ली डाउसी भी अपने मन में कह रहा था कि ये तो वाकई में थंडर सेलेस्टियल हाल के मैसेंजर का टोकन है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये आदमी एक असली थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर है और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी कम उम्र में ये आदमी इतनी जल्दी लेट असेंडेंस स्टेज की पीक पर पहुंच चुका है। मुझे तो पहले इस पर शक नहीं करना चाहिए था। और ये कहती वो फौरन वांग लिंग से कहता है कि प्लीज आप ये एसेंशियल फ्रूट्स ले लीजिए, जिन्हें लेकर वांग लिंग अभी वहां से जाने वाला था कि तभी अचानक क्यान क्यूजी वांग लिंग से कहता है कि मुझे सीनियर आपसे एक और बात कहनी है, जिस पर वांग लिंग रुककर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पर क्यान क्यूजी जवाब देते हुए कहता है जैसा कि हम जानते हैं कि थंडर सेलेस्टियल हाल के सारे मैसेंजर को बैक करने के लिए पावर्स होती है अलग अलग क्लैन की। आप भी जल्दी सेकंड स्टेप कल्टिवेशन में एंटर करने वाले हैं। जैसे ही आप इल्यूजनरी रेल्म में ब्रेक थ्रू करके पहुंचेंगे तो उसी दिन मैं और मेरा पूरा के पूरा क्यान क्लैन आपके साथ अलायंस बनाने की शपथ लेगा। हमारा क्लैन हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ये सुनकर तो वांग लिंग अपने मन में सोचने लगा तो इसका मतलब कि थंडर सेलेस्टियल हाल के जो मैसेंजर है वो बाहर की तरफ खुद की पावर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस पावर में अलग अलग क्लैन उनके साथ अलायंस बनाते हैं। वांग लिंग यहाँ क्यान फैमिली की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि अगर किसी दिन मेरी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो गई तो मेरे लिए तो मसला होगा ही। मेरी जान के पीछे तो थंडर सेलेस्टियल हाल वाले पड़ ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ क्यान फैमिली भी इसी कारण मारी जाएगी और मैं इन सबको बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए वांग लिंग कहता है कि तुम लोगों के इरादे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये कहती वांग लिंग वहां से रवाना हो गया। क्यान क्यूजी तो उसे रोकना चाहता था, लेकिन आखिर वो क्या कर सकते हैं। वो अपने मन में सोच रहा था कि शायद वांग लिंग अभी भी उसी बात को लेकर नाराज है जब पिछली बार मैंने हुआन किंग की मदद करने के लिए उसका रास्ता रोका था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, अफसोस की बात है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वांग लिंग पर आ गया, जो कि अपने मन में कह रहा था कि सेलेस्टियल थंडर हाल के मैसेंजर होने का ये टाइटल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान भी है, लेकिन जब तक फायदे इस टाइटल के फायदे तो मैं जरूर उठाऊंगा। ये कहने के बाद वांग लिंग बारी बारी करके एक एक क्लैन जाता रहा। किसी ने वांग लिंग के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश की तो वांग लिंग ने उन्हें धूल चटा दी और बारी बारी करके वांग लिंग हर एक क्लैन से एसेंशियल फ्रूट्स इकट्ठा करके ले आता है। इसी तरह करते करते 6 महीनों में वांग लिंग ने अलग अलग क्लैन जाकर बहुत सारे एसेंशियल फ्रूट्स इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद वांग लिंग अपने स्टार कंपास को लेकर यूनसिया प्लेनेट की तरफ रवाना हो चुका था। हम देखते हैं कि वांग लिंग का थंडर सेलेस्टियल बीस्ट अब तक बाहर ही मौजूद है। पहले तो ये सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट वांग लिंग के गॉड शूटिंग चैरियट के अंदर मौजूद होता था, पर अब ये बाहर ही वांग लिंग के साथ एक पालतू बीस्ट की तरफ बैठा हुआ है और ये अब वांग लिंग पर गुस्सा भी नहीं करता। वांग लिंग उसे देखकर अपने गॉड शूटिंग चैरियट को बाहर की तरफ निकालकर उसे अंदर की तरफ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थंडर बीस्ट ने अंदर जाने से मना कर दिया, जो देखकर वांग लिंग कह रहा था कि अब मैंने गॉड शूटिंग चैरियट के 3 सील्स अनलॉक कर दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। अच्छा हुआ कि मुझे कोई बैकलैश नहीं हुआ और ये थंडर बीस्ट मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि अब तो वांग लिंग गॉड शूटिंग चैरियट का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। बल्कि अच्छी बात तो ये थी कि वो थंडर बीस्ट खुद ही वांग लिंग की हर एक बात मान रहा है, इसलिए वांग लिंग भी प्यार से उसका सर सहरा रहा था। जिसके बाद वांग लिंग प्लेनेट यूनसिया के बारे में सोचने लगा, जहाँ पर मौजूद अगर वांग लिंग ने गोल्डन फ्लेम और वेन्स हासिल कर लिए, जो कि
असल में मून गेजर सरपेंट के बोन्स है, तो उससे वांगलिंग के हेवन डिफाइंग बीट को गोल्डन एट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा और वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद वो वांगलिंग को अपने मास्टर के तौर पर चूज कर सकता है और वांगलिंग उस हेवन डिफाइंग बीट की ट्रू पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। वांगलिंग जब यहाँ पर ये सब सोच रहा था तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ यूनसिया प्लेनेट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मून गेजर सरपेंट नींद से जाग चुका है और वो एक आदमी पर हमले कर रहा था, जो आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि ग्रीड है, जिसे अल्सेयर और बाकी के सारे साथियों ने यहाँ वांगलिंग के पीछे अल हेवन स्टार सिस्टम बेच दिया है, जहाँ वो किसी तरह गलती से यूनसिया प्लेनेट आ चुका है और उसने मून गेजर सरपेंट को जगा दिया, जिसकी वजह से मून गेजर सरपेंट उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला कर रहा था। ग्रीड खुद को बचाते हुए कह रहा था कि साल हेवन स्टार सिस्टम में मुझे 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे वांगलिंग कहीं पर भी नहीं मिला और इस यूनसिया प्लेनेट से एस्केप करने का ये मेरा 8वां अटेम्प्ट है, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता हूँ। इस बार मैं हर हाल में कामयाब होकर रहूंगा। जो कहते हुए ग्रीड यहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ टेंटिकल्स आकर ग्रीड को जकड़ लेते हैं। जो टेंटिकल्स उसे जकड़ के वापस से यूनसिया प्लेनेट की तरफ खींचने लगे। यहाँ पर ग्रीड चिल्लाते हुए कह रहा था कि नहीं वांगलिंग कमीने, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मैं इस साल हेवन स्टार सिस्टम में बेचा गया। अगर तू ना होता तो मैं यहाँ पर ना फंसता। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, इसके लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। ये सब कहते हुए ग्रीड यूनसिया के बादलों के अंदर खो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।